Good evening, everyone, and you are most welcome once again on my YouTube channel JM Rank Booster. आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल JM Rank Booster पर। हार्दिक अभिनंदन है और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से सभी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे राज व्यवस्था की, यानी उन नियम सिद्धांत और प्रक्रियाओं की जिसके द्वारा किसी राज्य या देश का शासन चलाया जाता है। और हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार एक कंपनी भारत में व्यापार करने आती है और वो कंपनी जहां 1600 में व्यापार करने आती है, वहीं कंपनी 1773 में भारत में सत्ता और शासन को संभालने का कार्य करती है। लेकिन कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और भारत की सत्ता स्वयं ब्रिटिश क्राउन या फिर कहे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली जाती है। यानी 1857 के बाद वो दौर चालू होता है जहां सत्ता का केंद्र, अब भारत की सत्ता का केंद्र ब्रिटिश सरकार के पास था और ब्रिटिश सरकार दो पदों का सृजन करती है। एक भारत सचिव एक भारत सचिव और दूसरा वायसराय। वायसराय भारत में रहकर कार्यों को वायसराय का वो पद था जो भारत में रहकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी सक्रिय रूप से करेगा। और भारत सचिव जो कि पूरा का पूरा सिस्टम यानी तंत्र को ब्रिटिश से यानी ये भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य तो था ही, लेकिन इसके पास पूरा का पूरा वो तंत्र जो भारत में रहकर कार्य कर रहा था वो भारत सचिव की देख रेख में कार्य होंगे। इसी प्रकार से फिर अनेक 1861 का एक्ट और 1892 का एक्ट, फिर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुस्लिमों के लिए अलग से कि वो अपना कैंडिडेट अपने संप्रदाय से चुनेंगे, वो व्यवस्था यहाँ से बंगाल का विभाजन और 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है और फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और फिर इसी प्रकार से 1919 का मांटेंग चेम्सफोर्ड सुधार और फिर दोबारा रिव्यू के लिए 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। एक आयोग साइमन कमीशन इंडिया आता है और उनकी सिफारिशों के आधार पर 1930 में वो सिफारिशें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रखी जाती है और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के साथ उन पर विस्तृत चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और सम्मेलन होने के बाद जो चर्चाएं होने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन या चीज़ें बाहर निकल के आती है, उन्हीं में कुछ संशोधनों के साथ उसको पारित किया जाता है और वो कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1935। और इस 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में आरबीआई, संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और अन्य तरह के और 11 प्रांतों का भी गठन किया जाता है और इसी प्रकार अन्य तरह के कई सारे प्रावधान किए जाते हैं। और पहली बार 1937 में इस भारत शासन अधिनियम के बाद पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनावों का आयोजन किया जाता है। और क्योंकि भारत में उस समय दो ही राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व था, जिसमें एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो दूसरी मुस्लिम लीग, जहां 11 प्रांतों में जब चुनाव होते हैं तो 11 में से 7 प्रांतों में चुनाव भारतीय कांग्रेस जीतती हैं। और जीतने के बाद जब भारत को बिना कांग्रेस की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है, उस समय ये कांग्रेस के 7 प्रांतों में बनी हुई सरकार अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे देती है। और फिर उसी दिन को मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद सामने आते हैं
और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यानी 1940 में सार्वजनिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ये ऐलान करते हैं कि वो अलग राष्ट्र चाहते हैं, वो एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। फिर 1942 में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, पहले तो अगस्त प्रस्ताव के नाम पर वायसराय लिन लिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें परिषद के विस्तार की बात की जाती है, भारतीयों को शामिल करने की बात की जाती है, भारतीयों को शक्ति देने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तत्काल भारत को स्वतंत्र करने की बात नहीं की जाती, इसीलिए वो कहीं ना कहीं विफल रहता है। लेकिन अगेन क्रिप्स प्रस्ताव यानी 1942 में एक प्रस्ताव आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल रहता है और फिर भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। और वो भारतीयों का उस समय तक भारत की ब्रिटिश सरकार की तरफ से सभी आशाएं खत्म हो जाने के कारण 1942 में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन। और उस आंदोलन का दमन किया जाता है, भारतीय राजनीतिक लोगों को जेल के अंदर डाला जाता है और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता का शोषण और दमन उस आंदोलन के बाद किया जाता है। फिर उसके बाद 1945 में जैसा कि हमने समझा कि वेवेल उस समय के वायसराय द्वारा एक नई योजना वेवेल योजना का प्रस्ताव रखा जाता है और वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ रहे मतभेदों को आपस में समझौता कराने के लिए और भारत पर उद्देश्य कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कहीं ना कहीं सत्ता को बनाए रखना और उन दोनों का समझौता कराना होता है। लेकिन दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब वो समझौता कभी होने वाला नहीं था और वो अंततः वो समझौता नहीं होता है। और 1945 में उस समझौते के लिए एक सम्मेलन होता है, उसका नाम होता है शिमला सम्मेलन, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल रहता है। और फिर अगेन 1946 एक मिशन जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जो कल हमने अध्ययन किया, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आता है और इस बार लगता है कि ये वास्तव में सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है और उसमें कुछ प्रमुख बातें जैसा कि हमने अध्ययन की रखी जाती है। जहां अंतरिम सरकार बनाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ संविधान सभा के निर्माण की भी बात होती है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले, चूंकि जब इधर मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन से सहमत नहीं होती है, तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बंगाल में हिंसा होती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। तो इसी के चलते बहुत जल्दी ये मतभेद ज़्यादा ना बढ़े, ये हिंसा रुके, कहीं ना कहीं सरकार का गठन बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसे समय में फिर एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो आज हम देखेंगे कि वो अंतिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार यानी जब तक हमारे संविधान का निर्माण होगा, यानी एक अस्थायी सरकार जो भारत की व्यवस्था को देखेगी, सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक सरकार, लेकिन वो अस्थायी रूप से चुनी हुई सरकार, एक अंतिम सरकार का गठन होता है। तो आज हम देखेंगे वो अंतरिम सरकार जो 1946 में बनती है, अंतरिम गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट 1946। आपको यहाँ से अब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अब यहाँ से वो हिस्सा, संविधान का वो हिस्सा शुरू होने जा रहा है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप बड़ी ध्यान से, बड़े गौर के साथ में इन चीज़ों को देखिएगा और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में पहली बार एक स्वतंत्र, लेकिन अभी भी भारत कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करेगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो भारतीय सरकार में शामिल रहेगा और बाद में
इस अंतरिम सरकार के गठन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, लेकिन उससे पहले भारतीयों को एक सरकार के तौर पर, स्वतंत्र सरकार के तौर पर सत्ता को चलाने के लिए अवसर मिलता है, और वो मिलता है 1946 में। तो आप देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया, और फिर उसके बाद 24 अगस्त 1940 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार की घोषणा की गई, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये वो अंतरिम गवर्नमेंट है, यानी अस्थाई जो कार्य करेगी। और ये कब तक कार्य करेगी? जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना में बताया गया, ये जब तक कार्य करेगी जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन जाता। तो आप देखेंगे कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय यानी वेवेल, उस समय के वायसराय वेवेल, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया कि वो कहीं ना कहीं आए और सरकार बनाए, यानी एक अंतरिम सरकार बनाए। क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। यानी आप देखेंगे कि अध्यक्ष उस समय भी भारत के वायसराय वेवेल थे, और उपाध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो उपाध्यक्ष बने कहाँ? अंतरिम गवर्नमेंट में। और प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने से शामिल नहीं हुई या होने से इनकार किया, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की विचारधारा या मानसिकता ये थी कि वो इस अंतरिम सरकार में भी शामिल ना हो, यानी उनके अंदर वो पाकिस्तान को बनाने का जो एक सपना अंदर ही अंदर वो बुन चुके थे, वो कहीं ना कहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान यानी एक नए राष्ट्र का, एक न्यू नेशन का सपना उसके अंदर बसा हुआ था। तो आपने जैसे देखा कि पहले मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं मना करती है, लेकिन बाद में उस समय के वायसराय वेवेल के कहने पर वो कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार के गठन में शामिल होती है। और आप देखेंगे कि वो बाद में कुछ चीज़ों का विरोध भी करती है, यानी वो उस अंतरिम सरकार में भी विरोध करने का काम करती है, और फिर बाद में आप देखेंगे कि वो संविधान सभा से कैसे एग्जिट करती है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जब ये अंतिम सरकार बनती है, जिसमें वायसराय अध्यक्ष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष है, तो अन्य कुछ लोग जो 13 सदस्य है परिषद में भी शामिल थे, तो देखेंगे कि किन लोगों को वो कौन से पद मिले। यानी आप देखेंगे कि उस समय के वायसराय वेवेल इस अंतरिम सरकार में वो अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आपने देखा कि वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, और उनके पास विदेश मामले तथा राष्ट्रीय मंडल से संबंधित मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। इधर वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण से संबंधित मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे, और डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति सरदार बलदेव सिंह, रक्षा का विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था, और श्री राजगोपालचारी जो बाद में आप देखेंगे जब भारत में पहले आम आम चुनाव होंगे उस समय तक किसी पद पे रहेंगे, वो आप बाद में देखेंगे। सी राजगोपालचारी शिक्षा को संभालते हैं। राजकुमन खान एस परु खाद्य, अन्न तथा विनाम आदि का पद संभालते हैं।
और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। और आप देख पा रहे होंगे कि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम गवर्नमेंट में ये पद किसके पास था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पद था। अब्बास अली के पास वामिक एवं पथ परीक्षण, और जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय या श्रम विभाग, लियाकत अली खान के पास वित्त लीग, और अब्दुल आऊ वुद्दी के पास वाणिज्य लीग, गोविंद वल्लभ पंत के पास विधि, और अरवार मसूद के पास स्वास्थ्य, और आर दामूवर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग, और गजानफर अली खान के पास भी स्वास्थ्य विभाग। यानी आप देखेंगे कि ये 5 लोग मुस्लिम लीग से अंतरिम गवर्नमेंट में क्या था, इनकी भागीदारी थी। यानी जो अंतरिम सरकार बनी उसमें मुस्लिम लीग से 5 लोग शामिल थे। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि पहले मुस्लिम लीग मना करती है, लेकिन वेवेल के कहने पर मुस्लिम लीग इस अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाती है और उसको परिषद में उसके 5 लोग शामिल हो जाते हैं। तो वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को सौंपा गया। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि ये विभाजन जो मानसिकता बन चुका है, मुस्लिम लीग के अंदर पनप चुका है, वो कहीं ना कहीं अभी भी ये चाहती है कि ये विभाजन ना हो, इसको रोका जाए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की जो सोच राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर थी, वो कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन के अंदर भी थी। तो लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य है, अब आप देखेंगे कि लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य है परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। यानी लीग वेवेल के कहने पर, उस समय के तत्कालीन वायसराय के कहने पर शामिल तो हुई, लेकिन मानसिकता अभी भी पाकिस्तान को लेकर लड़ने की थी। यानी वो अलग राष्ट्र का सपना संजोए हुए थी, तो वो उसी सपने को लेकर अभी लीग अंतरिम सरकार में भी शामिल होकर कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के लिए लड़ रही थी। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। यानी सरकार अच्छे से, वो उस समय की छोटी सी सरकार अच्छे से कार्य कैसे कर पाती जब आपस में कोई सहयोग प्राप्त कांग्रेस को नहीं होता है। वो अंतरिम सरकार यानी एक, और वो आपस में मिलकर एकता के साथ कार्य नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं ये विफल निकाय साबित होता है। अतः आप देखेंगे कि अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार नहीं, यह एक देश की सरकार नहीं, ये मिस प्रिंट है। यह एक देश की सरकार यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है, लेकिन इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है, अंबेडकर कहते हैं कि यह एक देश की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 2 देश चला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसके बाद, जैसा कि आपने कल देखा कि कैबिनेट मिशन योजना में संविधान के निर्माण की बात की गई, संविधान को बनाने की बात की गई, तो अंतरिम सरकार का गठन होता है और फिर उस संविधान की बात होती है जो कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित थी, और फिर संविधान सभा के निर्माण को लेकर चुनाव और क्या-क्या पक्ष रखे जाते हैं, कैसे वो शुरुआत होती है, और कैसे इस संविधान सभा की हम देख लेते हैं पहले कि संविधान सभा की क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे-कैसे संविधान की मांग कहां से पहले पनपी और किस प्रकार हम 1946 यानी संविधान के निर्माण तक पहुंचे। तो हम देखेंगे कि पहली बार तिलक भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। आप देखेंगे कि पहली बार तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक में संविधान को सिद्धांत को लेकर बात
की जाती है। यानी आप देखेंगे कि 1885 का वो दौर, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 10 वर्षों में जब राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, तो आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे कि ये वो समय था जब पहली बार तिलक एक संविधान का मसौदा तैयार करते हैं। यानी 1895, 1895 ये वो समय था जब राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर तिलक पहली बार एक नए संविधान का मसौदा तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना संविधान खुद बना रहे हैं और अब हम इस संविधान के हिसाब से अपने आप को लेकर चलेंगे। तो पहली बार संविधान के सिद्धांत सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक के रूप में देखने को मिलता है। और 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी जब कहीं ना कहीं संविधान की बात होती है तो भारतीयों का कहना है कि हम स्वयं का संविधान खुद बनाएंगे। यानी हम किसी बाहरी दबाव में किसी ऐसे संविधान को जो किसी और के द्वारा तैयार किया गया हो उसको बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। और फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग पहली बार प्रस्तुत की। लेकिन आप देखेंगे कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम 19 सर्वप्रथम औपचारिक रूप से पहली बार 1934 में एम एन रॉय के द्वारा रखा गया। द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज formally put forward for the first time by M.N. Roy in 1934। पहली बार M.N. रॉय के द्वारा संविधान का औपचारिक औपचारिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया। औपचारिक रूप से संविधान की मांग पहली बार सबसे पहले M.N. रॉय के द्वारा की गई। और फिर आप देखेंगे कि अब ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार जब क्रिप्स मिशन भारत आया यानी 1942 में, तब पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की जाती है और उसको स्पष्ट स्वीकार किया। परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। यानी वो क्रिप्स प्रस्ताव जो कभी असफल रहा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर भी कहीं ना कहीं संविधान के निर्माण की बात तो कही गई, परंतु वो व्यवहार में 1946 यानी जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था, तो वो चाहता था कि अब हम सौहार्दपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि ये किसने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा। और क्या कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारे संविधान की मांग 1895 में पहली बार तिलक द्वारा और उसके बाद कैसे महात्मा गांधी 1922 में संविधान को लेकर कुछ स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू एक अपना पक्ष रखते हैं ब्रिटिश सरकार के प्रति। और फिर 1934 में एम एन रॉय द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान के निर्माण की बात की जाती है। और फिर ऐसे ही आते आते 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसको पहली बार व्यवहार में लाया जाता है और संविधान के निर्माण की नींव रखी जाती है। अब देखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव यानी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, यानी अब वो जो हमारी संविधान सभा का निर्माण होना है उसके लिए कहीं ना कहीं अब चुनाव होने हैं। और वो चुनाव किस प्रकार से होंगे, कौन उन चुनावों को लड़ेगा और कितनी सीटों पर चुनाव होंगे, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं आपसे मैंने कहा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि जब पहली बार संविधान सभा के चुनाव की बात होती है तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। यानी हमारा संविधान की जो आधारशिला है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन योजना 1946, जिसमें 3 सदस्य ब्रिटिश सदस्य भारत आए और संविधान को बनाने की बात रखी, यानी कहीं ना कहीं वो हमारे संविधान के निर्माण की आधारशिला थी। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। यानी पहले प्रांतों में कुछ कुछ सदस्यों को चुना गया और उसके बाद उन सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों को चुना गया जो हमारी संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। अब आप देखेंगे कि जब संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी इस चुनाव में संविधान सभा के सदस्यों की कैबिनेट मिशन के योजना के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित थी, जिसमें इनमें से 292 कैंडिडेट्स या प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, यानी वो 11 प्रांत जिनका फॉर्मेशन या जिनको 1935 के यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में बनाया गया था, उन्हीं 11 प्रांतों में से इस संविधान सभा में इस संविधान सभा में उन्हीं 11 प्रांतों में से 389 में से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से होने थे और 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से चुना जाना था, जिसमें चीफ कमिश्नरी में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से एवं 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से चुने जाने थे। यानी जो प्रस्ताव रखा गया कि 389 मेंबर्स उस संविधान सभा में होंगे, उनमें कौन कितने कहाँ से होने थे, तो आपने देखा कि 292 उन 11 प्रांतों से जिनको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया, और उन्हीं 11 प्रांतों में पहली बार 1937 में चुनाव होते हैं और जिसमें कांग्रेस, जो मैंने आपको अभी बताया कि 7 प्रांतों में अच्छी जीत, बहुमत के साथ जीत हासिल करती है। तो उन्हीं 11 प्रांतों में से अब 292 यानी 389 में से 292 कैंडिडेट उन्हीं 11 प्रांतों से आने थे और 4 कैंडिडेट यानी टोटल 296 4 कैंडिडेट चीफ कमिश्नरी, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से एवं 93 कैंडिडेट देसी रियासतों से, जहां पर अभी भी राजाओं का शासन चलता था, राजा वहां की सत्ता को संभालते थे। तो 93 प्रतिनिधि उन देसी रियासतों से शामिल होने थे और इस प्रकार हमारी संविधान सभा का निर्माण होना था। लेकिन अब जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 यानी जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। यानी जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं और वो उन 296 सीटों पर, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी स्थानों के साथ चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधियों को खड़ा किया, जिसमें जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय मिली। यानी 210 में से
210 में से 199 कांग्रेस के अपने कैंडिडेट जीते और 9 कैंडिडेट विजय मिली। 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। यानी वो लोग 9 व्यक्ति ऐसे थे या 9 प्रतिनिधि ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में थे। यानी 9 और 199 दोनों मिलाकर के कुल 208 सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त करती है या कांग्रेस जीत करके आती है। यानी संविधान सभा के चुनाव में जब 210 सीटों पर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं उनमें से 208 सीटें कांग्रेस के पास होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की कांग्रेस का वर्चस्व या उस समय की कांग्रेस को लेकर भारत की जनता के अंदर क्या भावना रही होगी। वो राष्ट्र चेतना के साथ जुड़े हुए लोग या एक अच्छे भारत का सपना देखने वाले लोग कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसे हुए थे और उनकी एक अच्छी छवि लोगों के दिल और दिमाग पर बनी हुई थी। तो आपने देखा कि 210 सीटों में से 208 कांग्रेस जीतती है और आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें कुल 73 सीटें प्राप्त हुई जो कुल स्थानों का 25% से भी कम थी। यानी एक बहुत ही कम सीटों पर वो जीत प्राप्त करती है। और फिर अगेन एंड अगेन जैसा कि आपने पहले देखा कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को हार मिलती है और कहीं ना कहीं उनके अंदर से हिंसा के रूप में या कहीं ना कहीं एक गलत विचारधारा उनके जहन में होती है और वो 1939 में बाहर निकल के आती है और वो मुक्ति दिवस के रूप में उसको मनाती है। और 1940 में वो नए राष्ट्र बनाने का ऐलान करती है। आप देखेंगे कि इन 73 सीटें जब प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के अंदर दोबारा एक गुस्सा आपको उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे 8 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं और बाकी सदस्य यहाँ अन्य पार्टियों के जिसमें वामपंथी दल, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियों के लोग शामिल थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार संविधान सभा के हुए चुनाव में एक बड़ी जीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है और वहीं 73 कुल 73 सीटें वहां मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 में चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से और पूर्वी बंगाल आफ्टर जब अलग विभाजन की बात होती है तो पूर्वी बंगाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चला जाता है। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा एक बम्बई से चुनाव लड़ते हैं। वहां पर किसी सीट को खाली कराया जाता है और वो उस सीट से दोबारा चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत करके फिर वो विधानसभा में आते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे किंतु भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अभी हमने विभाजन को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, लेकिन हम अभी संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे हैं यानी वो किन लोगों से मिलकर बनेगी। तो उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जिनकी संविधान के निर्माण में अहम भूमिका थी। तो हमें उनके बारे में भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ करके आए। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और जिस सीट से वो जीत कर आए थे वो पाकिस्तान में चली गई। और फिर दोबारा जो पुनर्निर्माण यानी पुनः संगठित किया गया संविधान सभा को तो उसमें वो फिर दोबारा चुनाव लड़के आते हैं। और तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी का पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर उस सीट को रिक्त कराया जाता है, खाली कराया जाता है, जहां से वो उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित होते हैं। यानी आपने देखा कि जो हमारे संविधान के निर्माण में जो व्यक्ति अहम भूमिका निभाते हैं वो
पहले तो पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़कर संविधान सभा में शामिल होते हैं, लेकिन जब विभाजन की बात होती है और वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, फिर वो मुंबई के पूना से एक सीट को खाली कराया जाता है और उस सीट पर दोबारा उपचुनाव होते हैं और वहां से जीत करके वो संविधान सभा में एज ए मेंबर शामिल होते हैं। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना यूं तो अपने आप में राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, परंतु वो कहीं भी किसी रूप में राजनीतिक स्तर पर अपने आप को सामने लेकर नहीं आए। वो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन वो किसी राजनीतिक पद को नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से चुनाव होते हैं, एक नई संविधान सभा का निर्माण होता है। और आप देखेंगे कि संविधान सभा में अपनी अब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग किस प्रकार संविधान सभा में रिएक्ट करती है। जैसा कि संविधान के सभा के चुनाव होते हैं और एक बहुत छोटी जीत यानी 25% से भी कम सीटें मुस्लिम लीग जीत पाती है, तो उस जीत से हतो हतोत्साहित होकर मुस्लिम लीग किस प्रकार के स्टेप्स या कदम उठाती है। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की। मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। यानी जो संविधान सभा चुन करके आई उसका बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा और एक अलग संविधान सभा की मांग भी की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, आपको याद रखना है कि पहला अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 पहला ये अधिवेशन था जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हो रही थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये बैठक दिल्ली में हुई। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। यानी जो वेवेल के कहने पर संविधान सभा में शामिल तो हो गई, चुनाव भी लड़ा, लेकिन अपनी हल्की जीत के कारण उसको लगा कि वो उनकी राजनीति कहीं नहीं पनप पाएगी, मुस्लिम नेताओं की राजनीति कहीं नहीं पनप पाएगी, जो उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की। और पहली संविधान सभा के पहले ही अधिवेशन में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग द्वारा उस संविधान का बहिष्कार किया गया और अपने आप को उस संविधान सभा से बाहर कर लिया गया और संविधान के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं। अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 यानी वही कांग्रेस के सदस्य जो जीत करके आए थे, जिनकी संख्या 208 थी, जिसमें 199 कांग्रेस और 9 कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधि थे। यानी वो 208 सदस्य ही क्या है, पहली मीटिंग में शामिल होते हैं। तो संविधान सभा की उक्त बैठक यानी वो 9 दिसंबर या 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक जो अस्थायी रूप से की गई और उसी पहली बैठक में मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया, अपने आप को अलग किया गया। वो कहाँ हुई, वो दिल्ली में होती है और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में ही संपन्न होती है। तब इसके स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन होता है। आपने देखा कि किस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक नए संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया और फिर भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती है, जिसमें 210 सीटों में से कांग्रेस स्वयं 199 या 199 और 9 लोग कांग्रेस समर्थित लोग होते हैं यानी 208। तो उनमें से लेकिन वहाँ मुस्लिम लीग
बहुत ही कम सीटें जीत पाती है, जिनकी संख्या 73 होती है, और फिर वो संविधान सभा में शामिल होकर पाकिस्तान की मांग को तेज करना चाहती है, वो विरोध करना चाहती है। और फिर बाद में आकर के पहली संविधान सभा की मीटिंग में, यानी पहली जो मीटिंग होती है, जो सभा होती है, उसी में कांग्रेस अपने आप को उससे अलग कर लेती है और एक नए राष्ट्र की मांग करती है। तो इस प्रकार पहली मीटिंग में कुल 208 लोग शामिल होते हैं, और वो मीटिंग होती है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है, वो भी दिल्ली में होती है, और दूसरी मीटिंग में संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और वो चुनाव जिस उस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे संविधान के निर्माण को देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, और फिर संविधान का अध्ययन करेंगे। और यहाँ से अब आप मान के चलिए कि ये वो पड़ाव, या हम उस स्टेप पर पहुंच चुके हैं कि जहां से आपको अधिकांशतः एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ से लगातार अध्ययन करना है और चीज़ों को समझना है, और साथ ही साथ किसी बुक का भी अध्ययन करना है। हो सकता है कोई फैक्ट मुझसे रह जाए, तो कम से कम आपको बुक का भी अध्ययन साथ के साथ करते चलना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपको विशेष रूप से ये भी करते हुए कि बुक्स का अध्ययन करते हुए चलना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और कल देखेंगे कि हमारी संविधान, कुछ संविधान में कैसे कुछ समितियां बनती है, किस प्रकार के कार्य किन लोगों को दिए जाते हैं, और कैसे हमारे संविधान का निर्माण होता है, और उससे पहले हमें आज़ादी मिलती है, और फिर कैसे हमारा संविधान, जैसा कि हम जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।